नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, हम जो पढ़ रहे थे वो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स चलती हैं, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। उसमें हम क्लास 10वीं की जो है हिस्ट्री और जो है आर्ट एंड कल्चर की जो किताब थी उसको हम कवर कर रहे थे, और हमने इस पर जो है दोस्तों 6 लेक्चर आपका जो है वो कंप्लीट करा दिया था। तो हमने छठवां लेक्चर जो कंप्लीट किया उसमें हमने जो है आपके दुर्ग स्थापत्य कला इन सब के बारे में चर्चा कर ली थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये इस सेगमेंट की 7वीं वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे जो उसमें टॉपिक जो कुछ रह गया था उसका जो मंदिर और शिल्प के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आपके मंदिर शिल्प स्थापत्य कला के बारे में देखिए, यह कह रहा है कि स्थापत्य कला न केवल नगर निर्माण, भवन एवं दुर्ग निर्माण तक ही सीमित रही, वरन कला की गति और कला की शक्ति के अनुरूप उसका प्रवेश मंदिरों के निर्माण द्वारा भी प्रदर्शित हुआ। इसमें कह रहा है कि दुर्ग वगैरह में तो आपका स्थापत्य कला का जो है चित्रण देखने को मिलता है, लेकिन वो स्थापत्य कला वहीं तक सीमित नहीं रही थी। उसका जो है आप देख सकते हैं मंदिर शिल्प में भी उसका अहम योगदान रहा। ठीक है, देखिए, भारत में मानसिक तथा राजनीतिक परिवर्तन के साथ कला की प्रगति भी होती रही। देखिए, यदि राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो राजस्थान में 7वीं सदी से पूर्व जो मंदिर बने, दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं। जैसे बैराठ का मौर्य युगीन गोल बौद्ध मंदिर, नगरी जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है का वैष्णव मंदिर, ये सब स्थापत्य कला के क्या है दोस्तों, मंदिर स्थापत्य कला के सर्वोत्तम उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ मंदिरों के विकास का काल 7वीं से 10वीं सदी के मध्य रहा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में जो है मंदिर के विकास का काल कब से कब तक माना जाता है, तो आप बताएंगे 7th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, लगभग 8वीं सदी से राजस्थान में जिस क्षेत्र शैली का विकास हुआ उसे गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू कहा गया है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर के प्रतिहारों, सांभर के चौहानों तथा चित्तौड़ के मौर्यों ने किया। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रारंभिक दौर लगभग 8वीं सदी एवं 9वीं सदी का प्रारंभ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर ओसियां, चित्तौड़गढ़ एवं आभानेरी में स्थित हैं। ओसियां में 8वीं से 12वीं सदी तक जो मंदिर बने उनमें सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी पर सच्चिया माता के मंदिर के पास बना सूर्य मंदिर और नीचे मैदान में बने हरिहर मंदिर व महावीर मंदिर प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, तो जो 8वीं और 12वीं सदी के जो मंदिर बने उनमें से सच्चिया माता के मंदिर के पास जो बना सूर्य मंदिर है और नीचे मैदान में जो बना हरिहर मंदिर है, वो इस जो है कालक्रम का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। ठीक है, 8वीं से 12वीं सदी के मध्य इनका जो है मतलब ये मंदिर बनाए गए। देखिए, 9वीं सदी में विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली के महत्वपूर्ण मंदिर पाली जिले में आउवा व बालोतरा के पास खेड़ दोनों लगभग 850 ईस्वी के क्रमशः कामेश्वर एवं रणछोड़ जी मंदिर हैं। लगभग 10वीं व 11वीं सदी के प्रारंभ में हमें गुर्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास व सोलंकी शैली का प्रारंभ देखने को मिलता है। इस समय का पहला महत्वपूर्ण मंदिर मेड़ता के दक्षिण में कैकींद या जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। देखिए, सीकर के पास हर्षनाथ का मंदिर भी इसी समय का है। सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में पारानगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी इस एक भव्य त्रिकुटाकार मंदिर है। इन दोनों मंदिरों में हमें गोल स्तंभ मिलते हैं जो आने वाले समय में आम हो गए थे। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। और ये लगभग कब इसकी जो है 1016 ईस्वी में ये बनाया गया। तो आप बताएंगे कि गुर्जर प्रतिहार शैली में जो बना अंतिम और सबसे भव्य मंदिर वो किराड़ू का मंदिर है जिसका नाम है सोमेश्वर मंदिर, और इसका निर्माण 1016 ईस्वी में किया गया था।
ठीक है। यह भारत के सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है। इसका शिखर दर्शनीय है, यानी कि जो इसकी चोटी है किराणु मंदिर का, वो बहुत ही आकर्षित करता है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाने वालों में जालोर के गुर्जर प्रतिहार रहे और उनके पश्चात चौहानों, परमारों और गुहिलों ने मंदिर शिल्प को समृद्ध बनाया। परंतु इस काल के कुछ मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली से अलग भी हैं। इनमें बाड़ौली का मंदिर, नागदा में सास बहू का मंदिर, उदयपुर में जगत अंबिका मंदिर प्रमुख है। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार शैली से इतर जो मंदिर हैं उसमें से जो है बाड़ौली का मंदिर, नागदा में जो है सास बहू का जो मंदिर है वो है, और उदयपुर में जगत अंबिका का मंदिर जो है इस शैली से भिन्न है। ठीक है, देखिए 11वीं से 13वीं सदी के बीच बने राजस्थान के मंदिर सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि यह मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल था। तो देखिए 11वीं से जो 13वीं सदी थी वो मंदिर का शिल्प मतलब स्वर्ण काल कहा जाता है। और इस समय में जो राजस्थान में जो मंदिर बने 11 से लेकर मतलब 11वीं से 13वीं सेंचुरी के मतलब मध्य, तो वो सर्वश्रेष्ठ मंदिर कहलाए राजस्थान में। ठीक है, इस काल में राजस्थान में काफी संख्या में विशाल और अलंकृत मंदिर बने, जिन्हें सोलंकी या मार गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस शैली के मंदिरों में ओसियां का सच्चिया माता मंदिर, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित समिधेश्वर मंदिर आदि प्रमुख हैं। तो इस शैली में जो बना जो है दोस्तों मंदिर जो है कह सकते हैं कि जो ये शिल्प काल में जो बना सी स्वर्ण काल में, तो उसमें से जो है ओसिया का सच्चिया माता मंदिर और जो है चित्तौड़ दुर्ग में जो स्थित समिधेश्वर मंदिर है ये प्रमुख है। ठीक है, इस शैली के मंदिरों के खंभे अलंकृत, पतले, लंबे और गोलाई लिए हुए हैं। ये मंदिर ऊंची पीठिका पर निर्मित है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। इस समय इस समय ही एक और शैली विकसित हुई जिसका नाम था भूमिज शैली। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जाएगा भूमिज शैली किससे संबंधित है, तो मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित है। ठीक है, राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना यानी कि लगभग जो 1010 से 1020 ईस्वी के मध्य बना, ठीक है, वो पाली मंदिर है। ठीक है, जो पाली जो मतलब कह रहा है कि सबसे पुराना मंदिर पाली जिले में सेवाड़ी का मंदिर जैन मंदिर है। ठीक है दोस्तों, तो भूमिज में जो भूमिज शैली में जो मंदिर बना दोस्तों वो सेवाड़ी का जैन मंदिर है। ठीक, जो पाली जिले में पड़ता है और इसका निर्माण लगभग 1010 से 1020 ईस्वी के मध्य हुआ। ठीक है, मैनाल का महानालेश्वर, ठीक, ये भी जो इसी शैली में है। ठीक, और इसका जो है निर्माण 1075 ईस्वी जो है माना जाता है। बारां जिले में रामगढ़ का भंड देवरा व बिजोरिया का उंडेश्वर मंदिर इस शैली के अन्य उदाहरण है। ठीक है, तो भंड देवरा का मंदिर हो गया, ठीक, जो बारां जिले में पड़ता है। ठीक है, जो मतलब रामगढ़ का भंड देवरा मंदिर जो बारां जिले में पड़ता है, बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर, ठीक है, मैनाल का महानालेश्वर मंदिर, ये सब भूमि शैली में बने हैं। ठीक है, पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। ठीक, देखिए राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में 13वीं सदी के बाद का काल मंदिर निर्माण की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय नहीं था। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत की निचली श्रृंखलाओं के अलावा शायद राजस्थान ऐसा एकमात्र क्षेत्र था जहां बड़े मंदिरों का निर्माण जारी रहा। इसका श्रेय तत्कालीन राजपूत शासकों को है। इस काल के मंदिरों में उदयपुर के जगदीश जी एक लिंग जी के मुख्य मंदिर, केशव राय पाटन के मंदिर और आमेर के जगत शिरोमणि प्रमुख मंदिर हैं। ये मंदिर आकार की भव्यता लिए रहे हैं। विशाल एवं कलात्मक मंदिरों को बनाने में समय और धन विपुलता से व्यय होता था। बाद में धार्मिक असहिष्णुता के कारण मंदिरों को भ्रष्ट किए जाने के कारण प्रायः इनका निर्माण बंद हो गया। ऐसे मंदिरों के बजाय 16वीं से 17वीं सदी के बाद हवेली शैली के मंदिरों के निर्माण की बहुलता रही। ठीक है दोस्तों।
अब आगे देखिए, राजस्थान में अनेक जैन मंदिर बने जो वास्तुकला की दृष्टि से अपना अलग स्थान रखते हैं। इन मंदिरों में विशिष्ट तल विन्यास, संयोजन और स्वरूप का विकास हुआ जो इस धर्म की पूजा पद्धति और मान्यताओं के अनुरूप था। जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध देलवाड़ा के मंदिर हैं। ठीक है, आपने सुना होगा देलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक, इसके अलावा रणकपुर, ओसियां, जैसलमेर आदि स्थानों के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। तो रणकपुर में, ओसिया और जैसलमेर में यहाँ जो है जैन मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। पाली जिले में सेवाड़ी, घाड़े, राव, नाडोल, नारलाई, सिरोही जिले में वरमाड़, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी और झालरापाटन, बूंदी में केशोराय पाटन, करौली में श्री महावीर जी मंदिर जगहों के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए, एक लिंगजी का मंदिर जो उदयपुर में पड़ता है। एक लिंगजी का मंदिर, देखिए एक लिंगजी का लकुलीस मंदिर उदयपुर शहर के निकट नाथद्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है। तो इतना आप याद रखेंगे कि एक लिंगजी का मंदिर, ये लकुलीस मंदिर है। ठीक है, ये उदयपुर शहर के निकट नाथद्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में जो मेवाड़ के गोहिल शासक बप्पा रावल ने करवाया था। तो 8वीं शताब्दी में दोस्तों जो है गोहिल शासक थे बप्पा रावल, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक, एक लिंगजी का लकुलीस मंदिर। ठीक, तथा इसे वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया। मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर से बनी एक लिंगजी की चतुर्मुखी प्रतिमा है। एक लिंगजी को मेवाड़ राजघराने का कुल देवता माना जाता था। ठीक है, तो एक लिंगजी क्या थे दोस्तों, ये जो है मेवाड़ राजघराने के कुल देवता माने जाते हैं। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि एक लिंग जी जो है ये किस देवता को कहा जाता है। ठीक है, जबकि मेवाड़ का शासक स्वयं को इनका दीवान मानते थे। ठीक है, देखिए एक लिंग जी मेवाड़ के जो है कुल देवता थे और मेवाड़ के जो शासक थे वो स्वयं को इन्हीं का दीवान मानते थे, एक लिंग जी के। ठीक है, इस मंदिर के अहाते में कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर भी जो है। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, किराड़ू के मंदिर। किराड़ू के मंदिर जो बाड़मेर में पड़ता है। देखिए, किराड़ू का प्राचीन नाम किराट कूप था जो बाड़मेर के किराड़ू का प्राचीन नाम किराट कूप था जो बाड़मेर के हाथमा गांव के समीप के खड़ीन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। 11वीं से 12वीं सदी में बने यहाँ के मंदिर ओसिया के मंदिरों के बाद के समय के हैं। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है जिनमें वैष्णव व शैव मंदिर जो है प्रमुख है। ठीक है, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में। ये देखिए, यह है आपका किराड़ू का मंदिर। कितना बेस्ट जो है इसका जो है स्थापत्य कला है इसकी। देखिए आगे देखिए, किराड़ू के मंदिरों में सबसे सुंदर सोमेश्वर मंदिर है दोस्तों। ठीक है, यह मंदिर उच्च कोटि की तक्षण कला के साथ साथ गुप्तकालीन व क्षेत्रीय परमार और सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सोमेश्वर मंदिर जो है किराड़ू के मंदिरों में शामिल है। ठीक है, और इसकी जो कला है किस कला में निर्मित है, तो तक्षण कला में ये निर्मित है दोस्तों। ठीक है, ये गुप्तकालीन क्षेत्रीय परमार और सोलंकी शैली का अद्भुत चित्रण प्रस्तुत करता है। ठीक है, किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, तो किराड़ू के मंदिरों को कहा जाता है। ठीक है, या किराड़ू को। ठीक है, आगे देखिए, जगत शिरोमणि क्या है दोस्तों, जगत शिरोमणि मंदिर जो आमेर में पड़ता है। देखिए, आमेर स्थित इस मंदिर का निर्माण कछवाहा शासक मान सिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। तो इसका निर्माण किसने कराया दोस्तों, तो मान सिंह की जो पत्नी थी उनका नाम था कंकावती। उन्होंने अपने पुत्र की याद में, अपने पुत्र यानी कि जगत सिंह की याद में इसका निर्माण कराया था आमेर में। ठीक है, जगत शिरोमणि मंदिर। मान्यता है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठित काले पत्थर की कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीरा चित्तौड़ में आराधना किया करती थी। मानसिंह इसे चित्तौड़ से लेकर आए थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए जैन मंदिर जो दिलवाड़ा में पड़ता है। जैन मंदिर दिलवाड़ा, जैन मंदिर दिलवाड़ा देखिए उत्तर मध्यकालीन मंदिर शिल्पकला का चरमोत्कर्ष आबू पर्वत स्थित देलवाड़ा के जैन मंदिरों में देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यह राजस्थान गुजरात की सोलंकी यानी कि चालुक्य शिल्पकला शैली के प्रमुख नमूने कहे जा सकते हैं। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में दो मंदिर प्रमुख है। पहला मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का है। इसे 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। तो याद रखना जैन मंदिर जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है दोस्तों वो माउंट आबू पर पर्वतों पर स्थित है। ठीक है, ये राजस्थान गुजरात की सोलंकी चालुक्य शिल्प कला के रूप में जाना जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ का जो इसमें दो प्रमुख मंदिर है। पहला मंदिर जो है जैन तीर्थंकर जो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के ऋषभदेव उनका है। ठीक है, और ये 1031 में बनाया गया। ठीक है, जो है विमल शाह के द्वारा। ठीक है, और विमल शाह कौन थे दोस्तों? तो चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री थे। ठीक है, इस मंदिर को विमल शाही के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रमुख मंदिर 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का है जिसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा 1030 ईस्वी में किया गया था। तो जो दूसरा जैन मंदिर है वो जैन धर्म के 22वें जो जैन तीर्थंकर रहे उनका नाम था नेमिनाथ, उनका है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है 1230 ईस्वी में बनवाया गया और तेजपाल के द्वारा, वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा। ठीक है, इस मंदिर को लूण वसाही के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के मंडप, स्तंभों, छतरियों तथा वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर पर बारीकी से खुदाई की गई। इस मंदिर के रंग मंडप व नवचौकी की कलात्मक अद्भुत है। ठीक दोस्तों, आगे देखिए हर्षद माता मंदिर। हर्षद माता मंदिर जो आभानेरी में पड़ता है। देखिए दोस्तों आभानेरी नामक स्थान पर स्थित हर्षद माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 11वीं शताब्दी में इस प्रदेश को महमूद गजनवी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया तथा मंदिर भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। मूलतः यह मंदिर एक विष्णु मंदिर था। ठीक है दोस्तों, तो हर्षद माता मंदिर एक विष्णु मंदिर हुआ करता था। ठीक, 11वीं शताब्दी में इस प्रदेश में जो है महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ और इस मंदिर को जो है नष्ट कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों शिव मंदिर जो बाड़ौली में पड़ता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बाड़ौली शिव मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर है। इसमें मुख्य मूर्तियां शिव पार्वती और उनके सेवकों की हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोड़माड़ के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया था। तो हूण जो शासक थे जिनका नाम था तोड़माड़, उनके पुत्र जो थे उनका नाम था दोस्तों मिहिर कुल। तो उन्होंने शिव मंदिर जो बाड़ौली का है इसका निर्माण कराया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं शिव मंदिर भंड देवरा का जो शिव मंदिर है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए 12 जिले के रामगढ़ में स्थित भंड देवरा का शिव मंदिर हाड़ौती का खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसको जो है दोस्तों हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है शिव मंदिर भंड देवरा का शिव मंदिर को। ठीक, इसका निर्माण मेद वंशीय राजा मलय वर्मा ने 10वीं शताब्दी में कराया था। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था जो है मलय वर्मा ने, जो मेद वंशीय एक राजा थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं जैन मंदिर रणकपुर। तो रणकपुर का जो है जैन मंदिर इसको हम पढ़ते हैं। पाली जिले में स्थित रणकपुर का जैन मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला एवं भव्यता के लिए विख्यात है। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में धरणी शाह नामक एक जैन व्यापारी ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो महाराणा कुंभा के शासनकाल में
जो है धरणी धरणी शाह नामक एक जैन व्यापारी था, उसने जो है इस मंदिर का निर्माण कराया, रणकपुर के जैन मंदिर का। ठीक है, और देखिए महाराणा कुंभा का जो शासन काल था दोस्तों, वो 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक रहा। ठीक है, देखिए यह मंदिर 1444 खंभों पर टिका होने के कारण खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ से 2 पॉइंट आपको यहाँ से और मिले। देखिए 1444 खंभों पर यह मंदिर निर्मित है और इसको जो है खंभों का अजायब घर भी कहते हैं। ठीक है, रणकपुर के जैन मंदिर को। ठीक है, आगे देखिए, मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है, इसलिए यह मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो इतना पॉइंट आपको याद रखेंगे। अगला है सच्चिया माता मंदिर, जो ओसिया में पड़ता है। सच्चिया माता मंदिर जोधपुर से 57 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में ओसिया स्थित है। यहाँ 8वीं सदी में बने वैष्णव व जैन मंदिर समूह गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पारंपरिक तरीके से वैष्णव शैव व जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। ओसिया के वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर व सूर्य मंदिर प्रमुख हैं। जैन मंदिरों में महावीर का मंदिर तथा शाक्त मंदिरों में पीपला माता तथा सच्चिया माता के मंदिर प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, तो 57 किलोमीटर जोधपुर से जो है ये मतलब दूरी है, दक्षिण पश्चिम दिशा में ओसिया वहीं पड़ता है। और वहाँ 8वीं सदी के जो ये मंदिर हैं, ये बेसिकली वैष्णव जैन मंदिर समूह के अंतर्गत जो है गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रमुख मंदिर है दोस्तों, वो वैष्णव मंदिर में अगर बात करें तो हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर प्रमुख है, और जैन मंदिरों में महावीर का मंदिर और शाक्त मंदिरों में पीपला माता और सच्चिया माता का मंदिर जो है वो प्रमुख है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, सास बहू क्या है दोस्तों, सास बहू मंदिर जो नागदा में पड़ता है। देखिए उदयपुर से 27 किलोमीटर दूर नागदा में 1026 ईस्वी में गुहिल शासक श्रीधर द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण कराया गया। इनमें से 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर सास बहू मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ही मंदिर आकार में छोटे बड़े होने के बावजूद भी अलंकरण की दृष्टि से समान ही है। ये मंदिर विष्णु, जिनको सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है, उनको समर्पित है दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है राज प्रासाद एवं महल स्थापत्य, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। ठीक, देखिए स्थापत्य का एक विशिष्ट रूप राज प्रासाद है। राजस्थान में राजपूतों के राज में स्थापित होने के साथ राजभवनों का भी निर्माण होने लगा। मेनाल, नागदा, आमेर आदि स्थानों में पूर्व मध्यकाल में राजभवनों के अवशेष मिलते हैं, जिनमें से छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियों का अभाव एवं 2 किनारों के कमरों को बरामदे से जोड़ा जाना इनकी विशेषता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे देखिए, कह रहा है कि मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि के कारण राजप्रासाद विशाल, भव्य व सुसज्जित बनने लगे। कुंभकालीन राजप्रासाद सादे थे, किंतु बाद के काल में महलों की बनावट एवं शिल्प में परिवर्तन दिखाई देता है। 15वीं सदी के बाद जब राजपूत शासकों का मुगलों के साथ संपर्क हुआ तो उसका असर यहाँ के महलों के स्थापत्य पर भी दिखाई दिया। फव्वारे, छोटे बाग बगीचे, बेल बूटे, संगमरमर का प्रयोग, मेहराब, गुंबज आदि रूपों में मुगल प्रभाव इन इमारतों पर दिखाई देता है। जैसे उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, कर्ण सिंह का जग मंदिर, जगत सिंह द्वितीय के काल का प्रीतम निवास महल, जग निवास महल, आमेर के दीवाने आम, दीवाने खास, बीकानेर के कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, जोधपुर के फूल महल आदि जो है प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है राजप्रासाद स्थापत्य के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। देखिए 17वीं सदी के पश्चात कोटा, बूंदी, उदयपुर आदि में महलों के स्पष्टता मुगल प्रभाव दिखाई देते हैं। मुगल प्रभाव के कारण राजप्रासादों में दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशालाएं, 12
दरिया, गवाक्ष, झरोखे, रंग महल आदि को जगह मिलने लगी। इस प्रकार के महलों में जयपुर का सिटी पैलेस, उदयपुर का सिटी पैलेस मुख्य है। राजस्थान में महलों में डीड के महल, जिनमें जल महल, जिसे जल महल भी कहते हैं, का विशेष स्थान है। तो डीड महल को क्या कहा जाता है? जल महल कहा जाता है। ठीक है। और इन सब में जो है मुगलों की जो है आप देख सकते हैं स्थापत्य कला जो है दिखाई देगी, क्योंकि ये उन्हीं के शासन काल में जो है वो बने। डीग के महलों के चारों ओर छज्जे यानी कि कार्निस हैं, जो अलग ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये राजप्रसाद यानी कि महलों, राजा के जो महल होते थे उनके बारे में चर्चा हुई। अब हम बात करते हैं हवेली स्थापत्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, हवेली स्थापत्य देखिए, राजस्थान में नगरों में सामंत और सेठों की भव्य हवेलियां बनवाई। सेठों ने भव्य हवेलियां बनवाई। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाद में शेखावाटी के धनिकों ने अपने अपने गांव में विशाल हवेलियां बनाने की परंपरा की नींव डाल दी। रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों में विशाल हवेलियां बनाना प्रारंभ हो गई। जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटों की हवेली तो पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई है। इसी प्रकार बंसी पत्थर की बनी करौली, भरतपुर, कोटा की हवेलियां भी अपनी कलात्मक संगत राशि के कारण अद्भुत हैं। कोटा की हवेलियां भी अपनी कलात्मक संगत राशि के कारण अद्भुत हैं। बाद में वैष्णव मंदिर भी हवेली शैली के आधार पर ही बने, इसीलिए विशाल हवेलियां मंदिरों के रूप में आज जगह जगह दिखाई देती हैं। बीकानेर की प्रसिद्ध बच्छावतों की हवेली 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्ण सिंह बच्छावत द्वारा बनवाई गई। इसके अलावा बीकानेर में मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया आदि हवेलियां अपने शिल्प वैभव के कारण विख्यात हैं। बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर से बनी हैं। इनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ एवं यूरोपीय चित्र शैली प्रयुक्त की गई है। तो आप देख सकते हैं मंडवा हवेली का चित्र है। मंडवा हवेली, इसमें देखिए कितना बढ़िया स्थापत्य कला आपको दिखाई देती है। आगे चलते हैं। शेखावाटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हवेली किस कहाँ मानी जाती है? तो शेखावाटी जो है शेखावाटी की हवेलियां। नवलगढ़ की हवेलियों में रूप निवास, भगत, जालान, पोतदार और भंगेरिया की हवेलियां प्रसिद्ध हैं। बिसाऊ जो झुंझुनू में पड़ता है में नाथूराम पोतदार की हवेली, सेठ जयदयाल केड़िया की तथा सीताराम सिंगतिया की हवेली विख्यात हैं। ढूंढलोद जो झुंझुनू में पड़ता है, सेठ लालचंद गोयंका, मुकुंदगढ़ झुंझुनू में सेठ रामकृष्ण एवं केसरदेव कानेड़िया की हवेलियां वह प्रमुख है। देखिए चिड़ावा जो झुंझुनू में है, इसमें जो है बगड़िया की हवेली, महनसर जो झुंझुनू में है कि सोने चांदी की हवेली यहाँ की, और श्री माधोपुर जो सीकर में यहाँ पंसारी की हवेली सुप्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ सीकर में जो पड़ता है, यहाँ चार चौक की हवेली व चेतराम की हवेली भी दर्शनीय है। सीकर में गौरीलाल बियाणी की हवेली, रामगढ़ में ताराचंद की रुइया की हवेली और फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा की हवेलियां भी समकालीन भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध हैं। चुरू की हवेलियों में मालजी का कमरा, राम निवास गोयंका की हवेली, मंत्रियों की हवेली इत्यादि विख्यात है। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, राखी हवेली, टोंक की सुनहरी कोठी, उदयपुर में बागोर की हवेली, जयपुर में नटाड़ियों की हवेली, रत्नाकार पुंडरीक की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली इत्यादि में हवेली स्थापत्य के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। अब देखिए आगे देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं छतरिया, मकबरे और दरगाह के बारे में। ठीक,
मृत्यु के बाद स्मृति चिन्ह बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। राजस्थान के शासक तथा श्रेष्ठी वर्ग संपन्न था, अतः उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाए गए, जिन्हें छतरियों और देवल के नाम से जाना जाता है। स्थापत्य कला एवं भवन निर्माण की दृष्टि से ये स्मारक बड़े महत्वपूर्ण हैं। जयपुर का गेटोर, जोधपुर का जसवंत थड़ा, कोटा का छत्र विलास बाग, जैसलमेर का बड़ा बाग तो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। छतरियां मुगल और राजपूत कला का सुंदर समन्वय प्रदर्शित करती हैं। अलवर में मूसी महारानी की छतरी, फतेह गुंबद, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरी, गैटोर में सवाई जयसिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंत सिंह का थड़ा, जैसलमेर में राजाओं की पाली वालों की छतरियां का स्थापत्य विलक्षण है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में है और हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह जो नागौर में है, लोगों की आस्था का एक केंद्र होने के कारण साथ साथ स्थापत्य के बेजोड़ नमूने हैं। दीवान शाह की दरगाह जो कपासन में है, मिठ्ठे शाह की दरगाह गागरोन में पड़ता है, शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ में, अब्दुल पीर की मजार भवानपुरा, मीर साहब की दरगाह जो बूंदी में पड़ती है और ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह जो सरवाड़, ठीक है, वहां पड़ता है। अब्दुल्ला खां का मकबरा, अजमेर आदि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के समन्वय के प्रतीक हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं जल स्थापत्य के बारे में। जल स्थापत्य देखिए, राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेतीला है। इसके बावजूद भी यहाँ जल स्थापत्य का विकास हुआ। कुएं, कुड़, बावड़ियां, टांके यहाँ के जल स्थापत्य की पहचान है। कुआं राजस्थान में उपयोगी जल स्रोत है। बांदी कुई का नाम किसी बांदी अर्थात दासी द्वारा बनाए कुएं के नाम पर रखा गया। बटाडू गांव जो बाड़मेर में पड़ता है में आधुनिक पाषाण कला से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। ठीक है दोस्तों, तो बटाडू गांव में जो है पाषाण काल में बना हुआ संगमरमर का कुआं जो है वो है। ठीक, टांके जल स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण है। इनमें बरसाती पानी एकत्रित किया जाता है। टांकों के अच्छे नमूने किलो में मिलते हैं, जिनमें जयपुर का जयगढ़ किला प्रमुख है। तो टांके क्या है? तो टांके बेसिकली जल संग्रहण का एक क्या है, स्थापत्य कला है। ठीक है, उसमें जल जो है बारिश का पानी जो है इकट्ठा किया जाता है टांके बनाकर। ठीक, ये टांके मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के उत्तम प्रमाण है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान के जनजीवन में बावड़िया बहुत महत्वपूर्ण है। इनके निर्माण में उपयोगिता के साथ ही सौंदर्य का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। ये राज परिवार के सदस्यों, मुखिया, रानियां, राजमाताएं, श्रेष्ठी वर्ग इत्यादि द्वारा बनवाई जाती थी। इनके निर्माण में संबंधित सूचनाएं भी शिलालेखों पर अंकित की जाती थी, जिनसे निर्माताओं और कारीगरों की जानकारी प्राप्त होती है। बांदीकुई के निकट बनी आभानेरी की चांद बावड़ी संभवतः राज्य की सबसे कलात्मक बावड़ी है। मान्यता है कि किसी चांद नामक राजा ने इसे बनवाया था। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी राम रसदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। डूंगरपुर के निकट स्थित प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी महारावल आसकरण की पत्नी प्रेमल देवी ने बनवाई थी। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने 1699 में इसका निर्माण करवाया था। ठीक, देखिए राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में बड़े बड़े तालाब भी रहे हैं, जो अपने प्रकार के स्थापत्य पर रोशनी डालते हैं। चूंकि ये भाग अधिकांश पहाड़ी हैं, अतः वहां दो पहाड़ों के बीच के स्थान को रोककर धूल और पत्थर का बांध बना दिया जाता था। बांध को आगे से सीढ़ियों से तालाब तक जोड़ दिया जाता था। बांध पक्का बनाया जाता था। इसके नीचे कुछ वृक्षों की पंक्तियां लगा दी जाती थी। उन्हें पक्के बांध से जोड़ दिया जाता था। इस प्रकार के बांधों में पिछोला, उदयपुर,
ये जो पड़ता है वो गेप सागर यानी कि जो डूंगरपुर में जो बांध है वो, और राजसमंद जो राजनगर में पड़ता है ये बांध, ठीक है, और जयसमंद जो ढेबर में पड़ता है, ये प्रमुख है, ठीक है। इनके निर्माण में यही पद्धति 11वीं सदी से 17वीं सदी तक काम ली गई। इन बांधों में राजसमंद का बांध विशिष्ट है। इसे दुष्काल से पीड़ित जनता को राहत देने के लिए बनाया गया था। इस बांध पर नवचौकी नामक 3-3 भाग वाली 3 छतरियां बनाई गई जो तक्षण कला की दृष्टि से अनुपम है, ठीक। तो ये आपका दोस्तों स्थापत्य कला, ठीक, और शिल्प कला का जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम इसमें देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न है, तो इन जो है इसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है, पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है कि किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों। इसमें दिया गया है रणथंभौर, नाहरगढ़, सिवाड़ा और तारागढ़। तो किस दुर्ग को कहा गया है आप लोग बताएंगे। हमने ऊपर चर्चा कर ली है, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में और इसमें भी, ठीक। एक जैसे 9 महल किस जिले में बने हुए हैं दोस्तों, आप लोग बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर, अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है, अजमेर, बीकानेर, जयपुर या चित्तौड़गढ़, ठीक। हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, आभानेरी, पुष्कर, सालासर या माउंट आबू में, ठीक है। तो कहाँ है दोस्तों, हमने पढ़ा था हर्षद माता मंदिर कहाँ है, तो ये माउंट आबू में पड़ता है, ठीक है। मतलब आप लोग बताएंगे कि कहाँ, ये आभानेरी में है या माउंट आबू में है, ठीक है। पुष्कर आप लोग बताएंगे, 4 ऑप्शन दिए हो, इसमें जो है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कौन सा मतलब कहाँ पड़ता है, ठीक। हमने इसके बारे में पहले ही चर्चा कर ली है, ठीक है। अब देखिए ये सब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है। राजस्थान में उन दुर्गों का नाम उल्लेख कीजिए जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर स्थित है, ठीक है, सब आप लोग बताएंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था, हमने जो है चर्चा कर ली है, ठीक। सुदर्शनगढ़ किस किले का दूसरा नाम है, ठीक। तारागढ़ नाम दुर्ग किस जो है किन 2 स्थानों पर स्थित है, किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, सात बहु मंदिर किस जो है स्थान पर स्थित है, बच्छावतों की हवेली किस शहर में स्थित है। तो ये सब आप लोग जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक एक करके, ठीक है। आप पहले जो है प्रश्न का नाम मतलब कौन सा प्रश्न है उसका जो है नंबरिंग लिखेंगे और उसका उत्तर देंगे, ठीक। देखिए जैसे कह रहा है जो है आप मिलान कीजिए, गोपाल सिंह की छतरी, मूसी महारानी की छतरी, सवाई जयसिंह की छतरी, जसवंत थड़ा, ये सब कहाँ है, ठीक। तो ये आपका ये चैप्टर था दोस्तों। तो ये आज जो है हमने इसको जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक। और प्ले लिस्ट में आपकी इसको मतलब जितनी कक्षाएं हुई हैं अभी तक वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, आप उसको देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।